नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जितेंद्र नाथ सान्याल की लिखी और 1947 में छपी सरदार भगत सिंह की जीवनी अमर शहीद सरदार भगत सिंह के कुछ अंशों पर। जी हाँ। और ये अंश न सिर्फ भगत सिंह की जिंदगी और उनके ख्यालों की झलक देते हैं, बल्कि इस किताब के छपने से जुड़े कुछ दिलचस्प विवादों और किस्सों पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, तो चलिए सीधे विश्लेषण पर आते हैं कि इन अंशों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो पहली बात जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर। हाँ, ऐसा लगता है कि इसमें दो कहानियां एक साथ चल रही हैं, एक भगत सिंह की जीवनी और दूसरी खुद इस किताब के बनने और छपने की कहानी। सही कहा। और कभी-कभी ये दोनों धाराएं मिलने से पाठक का जो मुख्य फोकस है वो शायद थोड़ा हिल जाता है ना? बिल्कुल, आप भगत सिंह की कहानी में डूब रहे होते हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को समझ रहे होते हैं। और फिर अचानक से आप पहुंच जाते हैं पुस्तक की जब्ती का मनोरंजक विवरण या फिर मुकदमे का फैसला जैसे हिस्सों में। हाँ, वो जो एक प्रवाह होता है ना, वो टूट सा जाता है। जी। और इससे होता क्या है कि भगत सिंह के व्यक्तित्व या उनके विचारों की गहराई में उतरने में एक तरह की रुकावट सी महसूस होती है। खासकर जब लेखक का दावा है कि ये एक मात्र प्रामाणिक जीवनी है, तब तो उम्मीद यही रहती है कि फोकस पूरी तरह भगत सिंह पर ही रहेगा। सही बात है। ये अनुभव थोड़ा खंडित सा हो सकता है पाठक के लिए। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि इस संरचना को कैसे सुधारा जाए? क्या इन दोनों कहानियों को अलग करना बेहतर होगा? हाँ, या शायद उन्हें और बेहतर तरीके से बुनने की जरूरत है। तो एक सुझाव तो ये हो सकता है जो काफी सीधा है कि किताब की जब्ती और मुकदमे वाले जो हिस्से हैं, उन्हें मुख्य टेक्स्ट से हटाकर आखिर में परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में डाल दिया जाए। बिल्कुल। ये एक साफ तरीका है। जो पाठक सिर्फ भगत सिंह की कहानी जानना चाहते हैं वो बिना भटके पढ़ पाएंगे। और जिन्हें किताब के बनने की कहानी या उसके विवादों में रुचि है, वो उसे अलग से पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एक विकल्प है। दूसरा तरीका शायद थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। मतलब ये कि अगर लेखक को लगता है कि ये हिस्से, ये मेटा नैरेटिव जरूरी हैं, तो उन्हें जीवनी के साथ इस तरह पिरोया जाए कि वो भगत सिंह की कहानी के ही किसी पहलू पर रोशनी डालें। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए मुकदमे के दौरान क्रांति शब्द की परिभाषा पर जो बहस हुई, जिसका जिक्र भी है अंश में। हाँ। तो उस बहस को सीधे उस अध्याय से जोड़ा जा सकता है जहां भगत सिंह की विचारधारा या उनके क्रांति के विचार पर बात हो रही है। अच्छा, तो वो सिर्फ एक कानूनी रिपोर्ट न रहकर भगत सिंह के विचारों के असर का एक उदाहरण बन जाएगा। बिल्कुल, कि उनके विचारों में इतना दम था कि अदालत में भी उन पर बहस हो रही थी। इस तरह वो हिस्सा जीवनी का ही एक अंग बन जाएगा, अलग थलग नहीं लगेगा। ये अच्छा सुझाव है। और हाँ, एक और बात, शायद भूमिका में ही ये साफ कर देना चाहिए कि इस किताब में जीवनी के साथ साथ इसके प्रकाशन का संघर्ष क्यों शामिल है। हाँ, ये भी जरूरी है। पाठक को पहले से पता हो कि उसे क्या मिलने वाला है। पारदर्शिता बनी रहेगी। चलिए, तो ये तो हुई संरचना की बात। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, श्रोता संरेखण और उद्देश्य पूर्ति, यानी ऑडियंस अलाइनमेंट और पर्पस फुलफिलमेंट पर। जी। किताब खुद को एकमात्र प्रामाणिक जीवनी कहती है, लेकिन इसका जो लहजा है वो काफी वकालत करने वाला, एक पक्ष लेने वाला सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही कानूनी बारीकियों पर भी काफी जोर है। तो यहाँ एक तरह का तनाव दिखता है, प्रामाणिक होने का दावा और एक मजबूत पक्षपातपूर्ण आवाज। ये बात खास तौर पर प्रकाशक के नाते वाले हिस्से में सामने आती है। लेखक न सिर्फ क्रांतिकारियों का पुरजोर समर्थन करते हैं, बल्कि गांधी जी की अहिंसा की आलोचना से भी परहेज नहीं करते। हाँ, वो जो पंक्ति है, युद्ध तथा प्रेम में सभी कुछ जायज है वाली, वो काफी मजबूत बयान है। जी, तो ये अंदाज उन पाठकों को शायद थोड़ा असहज कर सकता है जो एक निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव ऐतिहासिक नजरिया ढूंढ रहे हैं। सही कहा। उन्हें ये लग सकता है कि ये जीवनी कम और एक पक्ष का मैनिफेस्टो ज्यादा है। और दूसरी तरफ वो पाठक है जो भगत सिंह से प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनके जीवन को समझना चाहते हैं। उनके लिए शायद जब्ती और मुकदमे का वो लंबा चौड़ा कानूनी ब्यौरा थोड़ा बोझिल हो जाए। हाँ, वो शायद भगत सिंह के जज्बे, उनकी सोच के बारे में जानना चाहते हैं, न कि कानूनी दांव पेंच की बारीकियों में उलझना। तो ये किताब जैसे दो नावों पर सवार लगती है। एक तरफ ऐतिहासिक प्रामाणिकता का दावा, दूसरी तरफ जोशीली वकालत और कानूनी विवरणों।
बिल्कुल। तो यहाँ सुझाव ये है कि लेखक को या प्रकाशक को शायद ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि उनका मुख्य पाठक वर्ग कौन है और किताब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। हाँ, मतलब क्या ये किताब इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है, या आम पाठक के लिए जो प्रेरणा चाहता है, या फिर उन लोगों के लिए जो क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ाव महसूस करते हैं? जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो फिर सामग्री, भाषा और शैली को उसी के अनुसार ढाला जा सकता है। बिल्कुल। जैसे अगर मान लीजिए मुख्य उद्देश्य प्रेरणा देना है, तो फिर शायद कानूनी बारीकियों और बहुत ज्यादा विवादास्पद तर्कों को थोड़ा कम किया जा सकता है ना? हाँ, और फोकस भगत सिंह के साहस, उनके बलिदान, उनकी सोच कैसे विकसित हुई, उन किस्सों पर ज्यादा रखा जा सकता है जो सीधे पाठक के दिल को छूते हैं। और अगर उद्देश्य एक प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज देना है तो फिर शायद संतुलन ज्यादा जरूरी होगा। मतलब दूसरे दृष्टिकोणों को भी थोड़ी जगह देनी होगी, जैसे सरकार का पक्ष क्या था या गांधीवादी नजरिया क्या था, भले ही लेखक अंत में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करे। और दावों के समर्थन में स्रोतों का हवाला देना भी प्रामाणिकता को मजबूत करेगा। जी हाँ, और जैसा हमने पहले भी कहा, भूमिका में या प्रकाशक की टिप्पणी में ये साफ कर देना कि किताब का नजरिया ये है और इसका उद्देश्य ये है, पाठक के लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे और आखिरी विश्लेषण बिंदु पर। ये जुड़ा है किताब के मूल सार और पाठक के जुड़ाव से और साथ ही भगत सिंह की प्रासंगिकता से। हाँ, सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस। देखिए, ये किताब भगत सिंह को एक शहीद के रूप में स्थापित करने में तो यकीनन बहुत कामयाब है। उनकी शहादत का जो जज्बा है वो उभर कर आता है। लेकिन क्या ये उनके विचारों की जटिलता, उनकी बौद्धिक गहराई और खासकर आज के भारत के लिए उनकी स्थायी प्रासंगिकता को भी उतनी ही मजबूती से पेश कर पाती है? शायद यहाँ थोड़ी गुंजाइश है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जीवनी अक्सर घटनाओं के वर्णन पर या क्रांतिकारी कार्यों को सही ठहराने पर केंद्रित रहती है। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं थे, वो एक गंभीर विचारक भी थे। उनकी सोच लगातार विकसित हो रही थी। बिल्कुल, खासकर उनका समाजवाद और साम्यवाद की ओर झुकाव, जिसका जिक्र मुकदमे के फैसले वाले अंश में भी है। वह धीरे धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया। उस वैचारिक यात्रा का, उस बौद्धिक विकास का शायद और गहरा विश्लेषण हो सकता था। हाँ, किताब ये तो बताती है कि वो शहीद हुए, लेकिन ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाती कि उनकी शहादत से परे उनके जो विचार थे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, साम्राज्यवाद विरोध, वो आज़ाद भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ क्रांति जिंदाबाद या शहीद के रूप में महिमा मंडन शायद पाठक को उनके विचारों की गहराई और आज के समय में उनकी अहमियत से पूरी तरह नहीं जोड़ पाता। तो यहाँ सुझाव ये है कि भगत सिंह के बौद्धिक पक्ष पर, उनके लेखन पर, उनकी बदलती राजनीतिक सोच पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और उसे सिर्फ उस समय के संदर्भ में नहीं, बल्कि आज के संदर्भ में भी देखा जाए। हाँ, जैसे उनके जेल के दौरान लिखे गए लेख, खासकर मैं नास्तिक क्यों हूँ, या उनके अन्य लेखों के अंशों को शामिल करके उनका विश्लेषण किया जा सकता है। ये दिखाया जा सकता है कि कैसे उनके अनुभव, उनका अध्ययन, उनकी सोच को बदल रहे थे, घटनाओं के पीछे की विचारधारा पर ज्यादा फोकस हो। बिल्कुल, सिर्फ ये बताने के बजाय कि उन्होंने बम फेंका, ये समझाना कि क्यों फेंका, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या दर्शन था। और किताब के अंत में शायद उपसंहार में एक चर्चा इस पर हो सकती है कि भगत सिंह के विचार आज के भारत की चुनौतियों जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, ये उनकी विरासत को सिर्फ शहादत तक सीमित न रखकर उसे एक वैचारिक मशाल के रूप में भी स्थापित करेगा। एक और बात जो फैसले वाले अंश में कही गई है कि लेखक का मकसद ये दिखाना था कि भगत सिंह ने आतंकवाद छोड़ दिया था। जी, लेकिन सिर्फ इतना कहना शायद काफी नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिखाना होगा कि छोड़ा तो क्या अपनाया, उनकी सोच किस दिशा में गई। बिल्कुल। क्या वो पूरी तरह समाजवादी बन गए थे? मार्क्सवाद का उन पर कितना असर था? उनके आखिरी दिनों के विचार क्या थे? ये विश्लेषण उनकी छवि को और गहरा बनाएगा। हाँ, एक शहीद के साथ साथ एक विचारक के रूप में भी उन्हें स्थापित करेगा। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु इस विश्लेषण में। जी, तो संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हमने आज जितेंद्र नाथ सान्याल की अमर शहीद सरदार भगत सिंह के अंशों पर बात की। हाँ, और 3 मुख्य क्षेत्रों पर हमने ध्यान दिया। पहला, संरचना और प्रवाह का मुद्दा।
जहां जीवनी और किताब के प्रकाशन की कहानी का मिश्रण कभी-कभी ध्यान भटकाता है। दूसरा, प्रामाणिक जीवनी के दावे और किताब के मजबूत पक्षधर स्वर के बीच का तनाव जो अलग-अलग पाठकों की उम्मीदों पर शायद पूरी तरह खरा न उतरे। और तीसरा, भगत सिंह को एक महान शहीद के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ उनके विचारों की गहराई, उनके बौद्धिक विकास और उनकी स्थायी प्रासंगिकता को और उभारने का अवसर। हमने कुछ सुझाव भी दिए, जैसे संरचना को सुधारना, या तो हिस्सों को अलग करके या बेहतर ढंग से एकीकृत करके। साथ ही किताब के उद्देश्य और लक्षित पाठक वर्ग को लेकर और स्पष्टता लाना। और सबसे अहम, भगत सिंह के वैचारिक सफर और उनके विचारों की आज के समय में प्रासंगिकता का ज्यादा गहरा और विश्लेषणात्मक चित्रण करना। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुझाव इस महत्वपूर्ण काम को और भी प्रभावशाली बनाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। और अगर आप इन सुझावों पर काम करने के बाद संशोधित सामग्री पर फिर से हमारी राय जानना चाहें तो उसे हमें भेजने में संकोच न करें, हमें खुशी होगी।